गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन नगर पालिका अधिनियम का अध्ययन पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं। अभी अपन पिछले वीडियो में अध्याय 12 में जो है नगर पालिका की शक्तियों और अपराधों के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। तो शक्तियों में पहले अपन ने मल नालियों वगैरह के बारे में अध्ययन शुरू किया था। अभी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको धारा 210 तक डिस्कस कर दिया था। अभी अपन इस वीडियो में धारा 211 से स्टडी शुरू करेंगे। तो देखिए, धारा 211 क्या कहते हैं, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। देखो, पहली बात तो प्राइवेट नाली, अगर लोगों ने कोई प्राइवेट नाली बना रखी है तो उनको बंद करने की शक्ति किसको है? नगर पालिका को है। प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति नगर पालिका को सेक्शन 211 में है। ठीक है, नगर पालिका को सेक्शन 211 में इन प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति है। इस संबंध में क्या क्या प्रावधान है उनको देखेंगे अपन। तो देखो, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर किसी भवन या भूमि की कोई नाली किसी मलकूप या मल नाली से सशक्त है, या तो किसी मल नाली से जुड़ी हुई है, किसी मलकूप या गड्ढे से जुड़ी हुई है, तथा नगर पालिका का ये मानना है कि वह मल नाली नगर पालिका की सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है। मतलब किसी भवन या भूमि की कोई भी नाली किसी ऐसे मलकूप से या ऐसी मलनाली से जुड़ी हुई है जो नगर पालिका की नज़र में सामान्य पद्धति या जल निकास के अनुकूल नहीं है, तो नगर पालिका ऐसी नाली को बंद कर सकेगी। तो पहली बात तो नगर पालिका प्राइवेट नाली को कब बंद कर सकेगी? जब वो ऐसे मलकूप से जुड़ी हुई है जो सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, तो नगर पालिका ऐसी नाली को बंद कर सकेगी, भले ही वह जल निकास के लिए पर्याप्त हो और अन्य किसी आधार पर आपत्तिजनक भी न हो। तो खाली इस आधार पर कि नगर पालिका की नज़र में सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, इस आधार पर उस प्राइवेट नाली को नगर पालिका बंद कर सकती है। फिर देखिए, ऐसा करने से पहले नगर पालिका उस भूमि या भवन से जल निकास के लिए सामान्य व्यवस्था करेगी। तो देखो, बड़ी बात क्या है, यदि किसी व्यक्ति की प्राइवेट नाली को नगर पालिका बंद करना चाहती है या नगर पालिका ये मानती है कि सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, तो उसे बंद कर सकती है। लेकिन बंद करने से पहले वो नाली जिस भवन या भूमि से जल का निकास कर रही है, उस भूमि या भवन से जल निकासी की व्यवस्था पहले किसको करनी पड़ेगी? नगर पालिका को करनी पड़ेगी। ठीक है, तथा उसके बाद ही वह ऐसी मलकूप या मल नाली, ये यहाँ मलकूप, इसको काट देना, यहाँ मलकूप या मल नाली को बंद कर सकेगी। ठीक है, सामान्य व्यवस्था करने के बाद नगर पालिका इस प्रयोजन से आवश्यक कार्य कर सकेगी। भले ही वह भवन, ये बावन नहीं है, आप क्या लिखेंगे, यहाँ काट के लिखेंगे भवन। बावन नहीं, क्या है, भवन है। भले ही वह भवन या भूमि नगर पालिका की भूमि में हो अथवा नगर पालिका भूमि क्षेत्र से बाहर। तो पहली बात तो यह है कि नगर पालिका प्राइवेट नालियों को बंद करेगी, नगर पालिका क्षेत्र की नालियों को भी बंद कर सकती है या नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के। तो देखो, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर की नालियों को भी वो सेक्शन 211 के तहत बंद कर सकती है। किस आधार पर? कि वो सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है। लेकिन बंद करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बंद करने से पहले नाली की व्यवस्था नगर पालिका को करनी पड़ेगी। फिर धारा 212 देखो क्या कहती है, अपराधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। देखो, इसमें भी आप थोड़ा सा संशोधन करेंगे, ये अपराधिकृत ऐसे लिखना है, अपराधिकृत, अनऑथोराइज्ड है। अपराधिकृत को ऐसे लिखेंगे आप, इसमें अपराधिकृत रीति से निर्मित, मतलब अनऑथोराइज तरीके से कोई नाली बनी हुई है या किसी नाली को अपराधिकृत तरीके से पुनर्निर्मित किया गया है या उसका पुनर्निर्माण जारी है, तो ऐसी मल नालियों के संबंध में नगर पालिका को क्या शक्ति है? मतलब अवैध या अनऑथोराइज नालियों का निर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो रहा है या निर्माण जारी है, तो ऐसी नालियों के संबंध में नगर पालिका को क्या शक्ति है, या नगर पालिका इन नालियों के संबंध में क्या क्या कदम उठा सकती है। तो देखिए, इस संबंध में जो प्रावधान है उसमें पहला देखिए, यदि कोई व्यक्ति
नगरपालिका की सम्मति या रजामंदी के बिना अथवा उसके आदेश, निर्देश या साधारण उपविधि के प्रतिकूल किसी मल नाली का निर्माण, पुनर्निर्माण करता है या निर्माण को जारी रखता है जो किसी विधि के प्रतिकूल या विरुद्ध हो, तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर, देखो, यदि कोई व्यक्ति या तो बिना सम्मति के नाली बना रहा है या नगरपालिका की रजामंदी के बिना बना रहा है या नगरपालिका के आदेश और जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना करते हुए किसी नाली को बना रहा है या उसका पुनर्निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो किसी विधि के प्रतिकूल या विधि विरुद्ध बनने वाली इस नाली को नगरपालिका उसे संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर ऐसे कार्य को नष्ट या संशोधित या परिवर्तित करने का आदेश देगी जो उचित समझे। तो सबसे पहले तो नगरपालिका जिस व्यक्ति ने ऐसी नाली का निर्माण किया है उसे आदेश या निर्देश देगी कि उस नाली को नष्ट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की भूमि पर, ये क्या है देखो, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की सम्मति के बिना ये अपनी निजी भूमि पर बना रहा है, देखो यहाँ इस पहले पार्ट में जो नाली बनाई जा रही है वो व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति पर बना रहा है। दूसरा देखो, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की भूमि पर किसी मल नाली, नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह नाली या मलकूप का निर्माण या पुनर्निर्माण करता है, यहाँ देखो किसकी भूमि पर, उसमें मालिक की, बनाने वाले की भूमि खुद की है और इसमें भूमि किसकी है, नगरपालिका की है। तो यदि वो नगरपालिका की भूमि पर ऐसा कोई निर्माण या पुनर्निर्माण करता है अथवा ऐसे निर्माण को जारी रखता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस देगी पहले ऐसे हर व्यक्ति को उस निर्माण, पुनर्निर्माण या जारी रखे गए काम को रुकवाने के लिए, पहले रुकवाने, फिर नष्ट करने या उसे संशोधित करने या परिवर्तित करने का आदेश देगी नगरपालिका नोटिस के जरिए। यदि किसी व्यक्ति को नगरपालिका द्वारा इस प्रकार कोई नोटिस मिल जाता है तथा उसका अनुपालन नहीं करता है तो देखो, चाहे अपनी भूमि पर निर्माण करे नियमों के विरुद्ध या नगरपालिका की भूमि पर कोई निर्माण कर रहा होगा तो उस निर्माण को रोकने और उसे तोड़ने का आदेश जब नगरपालिका दे देती है, ठीक है, और फिर इसके बावजूद भी उस नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगरपालिका ऐसी सख्ती के लिए उसे उत्तरदायी ठहरा सकती है, ऐसी शास्ति के लिए, शास्ति का मतलब दंड होता है, जो उचित समझे, ठीक है, और साथ में 1,000 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 2,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित कर सकती है, ठीक है। और यदि ऐसा कार्य किया है तो भले ही ऐसे व्यक्ति को नोटिस मिले या नहीं मिले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। तो देखो, अगर नगरपालिका की नालियों, नगरपालिका द्वारा निर्मित नालियों का कोई अतिक्रमण करता है, धारा 213, तो देखिए नगरपालिका की नालियों का कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, जैसे नगरपालिका की नाली के ऊपर घर के आगे कोई निर्माण कार्य कर लेता है तो ये उसका अतिक्रमण ही माना जाएगा। तो देखो, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित पूर्व सम्मति या अनुमति प्राप्त किए बिना या तो नगरपालिका में निहित मल नालियों या नालियों में से किसी में जाने वाली या उससे बाहर निकलने वाली कोई नाली बनवाता है तो उसे उस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखो, नगरपालिका की नालियों के साथ अगर कोई व्यक्ति छेड़खानी करता है तो उसे अधिकतम 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और साथ में जुर्माना तो हो गई और नगरपालिका उसे नोटिस से ये आदेश दे सकती है कि जो निर्माण उसने नगरपालिका की मल नाली के साथ करवाया है उसे तोड़ दिया जाए या उसको वापस नष्ट कर दिया जाए। इस बात का आदेश भी कौन देगी, नगरपालिका। तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना प्लस जो नगरपालिका की नाली के साथ छेड़खानी करते हुए कोई निर्माण किया उसको तोड़ने का आदेश नगरपालिका दे सकेगी। इसके अलावा देखो, नगरपालिका में निहित किसी मल नाली, नाली, पुलिया, गटर के ऊपर नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना कोई भवन का निर्माण, देखो मल नाली के ऊपर भवन का निर्माण, नाली के ऊपर भवन का निर्माण, गटर के ऊपर भवन का निर्माण, जो कि किसके द्वारा बने, नगरपालिका द्वारा। तो नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना यदि ऐसा निर्माण किया जाता है या पुनर्निर्माण किया जाता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो नगरपालिका उसे लिखित नोटिस देगी
और लिखित नोटिस देकर नगरपालिका कोई भी कार्रवाई कर सकती है जो उचित समझे। इस मामले में ध्यान रखना, जो नगरपालिका उचित समझे वही कार्रवाई कर सकती है। कब? जब किसी मलनाली, नाली या गटर के ऊपर कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित सहमति के बिना किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, धारा 14 में क्या दिया हुआ है, नालियों आदि का निरीक्षण। तो देखो, नगरपालिका क्षेत्र में नालियों आदि का निरीक्षण के संबंध में प्रावधान किसमें? धारा 214 में। निरीक्षण प्रावधान किसमें? धारा 214 में। इसमें आप सवाल देखेंगे, पहला सवाल ये है, नगरपालिका अधिनियम के अधीन किसी मल नाली, शौचालय फ्लश, ये गृह नाली है, एक गृह काट देना आप इसमें, गृह नाली या मलकूप का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है? तो आप मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसका निरीक्षण कर सकता है, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इसका निरीक्षण कर सकता है। फिर सवाल नंबर 2, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नालियों का निरीक्षण करने के प्रयोजन से किस समय अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकेगा तथा यथासंभव कम से कम नुकसान करते हुए उस जगह भूमि को खुदवा सकेगा जहां वह ठीक समझे? तो इसका उत्तर है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी कार्यवाही केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकता है, दिन उगने के बाद और दिन छिपने से पहले। तीसरा सवाल देखो क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब ऐसा निरीक्षण करता है, तो ये देखो मैंने ऊपर बताया कि या तो निरीक्षण मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर सकता है या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर सकता है। तो जब इन दोनों में से कोई भी निरीक्षण करेगा तो निरीक्षण के दौरान यदि नगरपालिका की किसी भी उपविधि, ये कीवर्ड आएगी, नगरपालिका की किसी भी उपविधि या नगरपालिका अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन पाया जाता है, अगर निरीक्षण के दौरान कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उस निरीक्षण तथा उस जमीन की खुदवाई को वापस भरवाने का खर्चा कौन करेगा? नगरपालिका द्वारा उठाया जाएगा। देखना दोबारा, देखो, जब भी या तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा अथॉराइज व्यक्ति किसी भवन या भूमि का निरीक्षण करता है और निरीक्षण के दौरान यदि नगरपालिका की किसी भी उपविधि या नगरपालिका अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उस निरीक्षण तथा उस जमीन की खुदवाई को वापस भरवाने का खर्चा नगरपालिका द्वारा ही उठाया जाएगा। कब? जब नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसका खर्चा कौन उठाएगी? नगरपालिका उठाएगी। फिर सवाल नंबर 4, यदि नालियों के निरीक्षण के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जब नगरपालिका अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो इस स्थिति में समस्त खर्चों को 10% है, समस्त खर्चों को 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित कौन उठाएगा? तो वह स्वामी उठाएगा जिसने ऐसी मलनाली या शौचालय का निर्माण किया है। ठीक है, अगर गलत निर्माण किया है तो खर्चों को कौन उठाएगा? स्वामी जिसने ऐसा किया है। और कितना? उस स्थिति में समस्त खर्चों को 10% की दर से, जितने खर्चे हुए हैं उतने तो लगेंगे। देखो, यदि ऐसी नालियों का निरीक्षण जब मुख्य नगरपालिका या प्राधिकारी करता है, प्राधिकृत प्राधिकारी करता है, ठीक है, और इस दौरान नगरपालिका अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए उपविधियों का उल्लंघन यदि पाया जाता है तो उस स्थिति में सारे खर्चे कौन उठाएगा? वो व्यक्ति उठाएगा जिसने ऐसी मलनाली या शौचालय का गलत निर्माण किया है। और खर्चों के साथ साथ प्लस 10% प्रशासनिक और पर्यवेक्षण चार्ज, ये निरीक्षण के चार्ज लगेंगे 10% और, तो सारे खर्चे प्लस 10% उन खर्चों का प्रशासनिक चार्ज स्वरूप वसूला जाएगा। फिर देखिए 5वां सवाल देखो, जब मुख्य नगरपालिका, ये कई है, आगे मात्रा नहीं है, जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मलनालियों और शौचालयों आदि का निरीक्षण किया जाता है तथा ऐसे निरीक्षण में उनमें कोई अव्यवस्था या खराबी या गैर विधिक निर्माण नहीं पाया जाता है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? नगरपालिका उठाएगी। तो देखो, निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की गलती होगी, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है
तो सारे खर्चे कौन उठाएगी? नगर पालिका। और यदि स्वामी दोषी पाया जाता है तो उसके सारे खर्चे कौन उठाएगा? स्वामी। इन सब में यही चीज़ लागू होगी। फिर छठा सवाल देखो इस धारा में क्या है। धारा 214 के अधीन, धारा 214 के अधीन मलनालियों आदि का निरीक्षण करने के दौरान यदि किसी स्वामी की त्रुटि पाई जाती है तो स्वामी द्वारा संदत किया जाने वाला या वसूलनीय राशि को किस प्रकार वसूला जाएगा? तो देखो, मलनालियों के निर्माण में निरीक्षण के दौरान यदि स्वामी की गलती पाई जाती है, यदि मालिक की गलती पाई जाती है तो उसके खर्चों को ठीक उसी प्रकार वसूला जाएगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत कर की वसूली की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए धारा 215 कतिपय संकर्म, संकर्म कार्य को कहते हैं वर्क, लिखते हैं इसको अंग्रेजी में। ये देखो सर्टेन वर्क्स। देखो, कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने की बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। तो देखो इस अध्याय में ये कहा गया कि कुछ कार्य जो हैं वो स्वामी से करवाने की बजाय खुद कौन कर सकेगी? नगरपालिका कर सकेगी। ठीक है, तो ये कौन, इस संबंध में क्या प्रावधान है इस धारा में? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति या स्वामी किसी कार्य को कर सकता है, तो कोई व्यक्ति या स्वामी किसी कार्य को कर सकता है, लेकिन नगरपालिका उसके द्वारा उस कार्य को निष्पादित करने से पहले यदि उचित समझती है तो वैसे कार्य को करने का उसे विकल्प न देकर अपने आदेश द्वारा उसे किसी नगरपालिका या अन्य अभिकरण या एजेंसी से निष्पादित करवा सकती है। देखिए सीधी सी बात है, कई बार ऐसे कार्य होते हैं जिनको किसी भूमि का स्वामी खुद कर सकता है, लेकिन यदि नगरपालिका ये मानती है कि उस आदमी को ऐसा विकल्प नहीं देना चाहिए निर्माण का, या कि उस कार्य को करने का अवसर उसके स्वामी, भूमि या भवन के स्वामी को नहीं देना चाहिए, तो नगरपालिका ऐसे कार्य को या तो स्वयं कर सकती है या किसी अभिकरण या एजेंसी से उस कार्य को करवा सकती है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नगरपालिका उस व्यक्ति के माध्यम से करवाना उचित नहीं समझती तो नगरपालिका उन कार्यों को अपने स्तर पर कर सकेगी। तो ऐसे कार्यों को स्वामी से करवाने की बजाय यदि नगरपालिका अपने स्तर पर करवाती है तो ऐसे व्यक्ति से क्या लिया जाएगा? सारे खर्चे लिए जाएंगे और उस कार्य के संबंध में 10% की दर से प्रशासनिक खर्चे भी लिए जाएंगे। तो देखो ध्यान रखना, जब कोई स्वामी, चाहे वो भूमि या भवन का हो, किसी कार्य को खुद कर सकता है लेकिन नगरपालिका उससे करवाना उचित नहीं समझती तो उस कार्य को नगरपालिका खुद करवाएगी किसी एजेंसी से या खुद कर सकेगी, और इसके एवज में उस स्वामी से सारे खर्चे और खर्चों का 10% जो है प्रशासनिक शुल्क और पर्यवेक्षण भार के स्वरूप वसूला जाएगा। लेकिन ये वसूली उस दशा में नहीं की जाएगी जब ऐसे कार्य को नगरपालिका अपने किसी सामान्य या विशेष आदेश अथवा संकल्प द्वारा निष्पादन नगरपालिका निधि से करने की मंजूरी दे देती है। तो देखिए, ये खर्चा किसी स्वामी से वसूलने से छूट कब मिलेगी? जब नगरपालिका, यदि नगरपालिका निधि से ऐसा खर्चा करने का निर्णय ले लेती है। ठीक है, यदि किसी निजी भवन या भूमियों से जल निकास, देखो निजी भवन किसी का प्राइवेट भवन है या किसी की निजी भूमि है, उससे जल निकास है तो संयुक्त की और संयुक्त की को काटते हैं संयुक्त और सशक्त, तो मतलब जुड़ी हुई कोई पाइप फिटिंग या अन्य कोई सामग्री नगरपालिका द्वारा प्रदत्त खर्चों से निर्मित की गई है। देखो नगरपालिका के खर्चों पर निर्मित की गई है, ध्यान देना। देखो भवन या भूमि कैसा है? निजी, और उससे जुड़ी हुई कोई पाइप फिटिंग या कोई अन्य सामग्री जो है वो नगरपालिका के खर्चों से बनती है, तो उसे तब तक नगरपालिका की संपत्ति समझा जाएगा जब तक कि नगरपालिका उसमें निहित अपने हित को ऐसे भवन या भूमि के मालिकों को अंतरित नहीं कर देता। तो देखिए, किसी भी निजी व्यक्ति निजी भवन या भूमि से कोई पाइप या फिटिंग नगरपालिका अपने खर्चे से लगा देती है तो वह तब तक नगरपालिका में निहित माना जाएगा जब तक नगरपालिका उसके मालिक को अंतरित नहीं कर देती। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? नगरपालिका अपने खर्चों पर निजी भवनों में लगी पाइप फिटिंग आदि को चाहे तो उन भूमि या मकान मालिकों को अंतरित कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 216 में क्या है? धारा 216 में जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति, पावर ऑफ कैरिंग वाटरमैन्स।
तो जल प्रणाल जो है ले जाने की शक्ति जो है, इस संबंध में नगरपालिका क्षेत्र में क्या प्रावधान है। तो यहाँ देखिए, किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय संबंधी मतलब वाटर सप्लाई करने के लिए जो वाटर सर्विस लाइन होती है उसके संबंध में प्रावधान है। तो नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय संबंधी कार्यों के निर्माण एवं रख रखाव के संबंध में राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग वही शक्तियाँ रखता है जो कि इस अधिनियम के तहत नगरपालिका को। तो ध्यान रखना, देखो जल प्रदाय विभाग और नगरपालिका की जल प्रणालियों के संबंध में बराबर शक्तियाँ हैं। जो शक्तियाँ नगरपालिका को हैं नगरपालिका क्षेत्र में, वही वाटर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट को है। ठीक है, इस कड़ी में राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग और नगरपालिका के भीतर या बाहर जल प्रणाल, पाइप और प्रणालिका को ले जाने और उसे नवीनीकृत करने और उसकी मरम्मत करने के संबंध में इस अधिनियम के तहत वही शक्तियाँ धारण करता है जो नगरपालिका को होती है। तो देखो, नगरपालिका क्षेत्र में सीधी सी बात यह है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय से संबंधित, वाटर सप्लाई से संबंधित जो पावर नगरपालिका के पास है, वही पावर राज्य सरकार के किस विभाग को है, जल प्रदाय विभाग को है। तो इन दोनों की, तो जो कार्य नगरपालिका कर सकती है इस अधिनियम के तहत, वो सारे कार्य कौन कर सकता है, जल प्रदाय विभाग कर सकता है। फिर नेक्स्ट धारा 217 में क्या है, देखिए, व्यावसायिक बहिर्स्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। तो देखो, जो कॉमर्शियल या व्यावसायिक परिसर है उनसे जो गंदा पानी वगैरह निकलता है बहिर्स्राव, उसके संबंध में विशेष उपबंध क्या है, क्या हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी, मतलब उस व्यावसायिक परिसर का जो इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है, अधिभोगी है, वह नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका के अनुमोदन से या इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके तहत निर्मित उपविधियों के तहत यदि प्रावधान हो तो बिना अनुमोदन के नगरपालिका की नाली में ऐसे परिसरों से होने वाले व्यावसायिक बहिर्स्राव का निस्तारण कर सकेगा। तो देखिए, एक बार देखिए, इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके तहत निर्मित उपविधियों के तहत यदि प्रावधान हो, तो देखो, यदि किसी विधि में ऐसा लिखा हुआ है तो ही मतलब क्या कर सकता है, तो ही व्यावसायिक बहिर्स्राव को नगरपालिका की नालियों में बहाया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो डिस्चार्ज, तो व्यावसायिक बहिर्स्राव को नगरपालिका की नालियों में तभी बहाया जा सकता है, तभी छोड़ा जा सकता है जब इस संबंध में या तो नगरपालिका ने अनुमोदन कर दिया है, परमिशन दे दी है, या इससे संबंधित किसी कानून या विधि में इसका अनुमोदन किया जा चुका है। यदि ना तो कानून में बात लिखी हुई है और ना ही नगरपालिका इसकी परमिशन देती है, तो औद्योगिक या व्यावसायिक बहिर्स्राव को नगरपालिका की नालियों में नहीं छोड़ा जाएगा। फिर देखिए, धारा 218 क्या कहती है, व्यावसायिक बहिर्स्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। तो व्यावसायिक बहिर्स्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंधों के बारे में आप जो देखेंगे, उनमें जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, देखिए। पहला है, जहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में कोई भी व्यावसायिक परिसर प्रभावी जल निकास के समुचित साधनों और व्यावसायिक बहिर्स्राव से के पर्याप्त उपाय के बिना है, या उस व्यावसायिक परिसर की नालियां नगरपालिका क्षेत्र की सामान्य जल निकास प्रणाली से नहीं मिलाई गई है, या बहिर्स्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का नहीं है, तो उस स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से ये अपेक्षा कर सकेगा। तो देखो, पहली बात तो इस संबंध में मैनेजमेंट करने का पावर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को है। तो इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय ऐसी है कि व्यावसायिक बहिर्स्राव जो है उसकी क्वालिटी या शुद्धता ऐसी नहीं है कि उसको नगरपालिका की नालियों में मिलाया जा सके, तो अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये मानना है कि किसी व्यावसायिक बहिर्स्राव को नगरपालिका की नालियों में नहीं मिलाया जा सकता, तो उस व्यावसायिक परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस मुख्य नगरपालिका अधिकारी डालेगा और उसे उस नोटिस के माध्यम से क्या कहेगा। नंबर 1, पहली बात तो ये कहेगा कि व्यावसायिक बहिर्स्राव का निस्तारण ऐसे समय और रीति से तथा ऐसी नालियों से होकर करेगा जो नोटिस में भी निर्दिष्ट की गई हो, और नोटिस के अलावा अन्य किसी तरीके से
ऐसे बहिस्राव हो रहा है तो उसे निस्सारण को रोकेगा। तो देखिए वो उस नोटिस में मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस परिसर के स्वामी को ये बताएगा कि किस तरीके से और कैसी नालियों से इस व्यावसायिक बहिस्राव को बाहर बहाया जाएगा, और यदि गलती से उस नोटिस में बताए गए तरीके से वो कर रहा है उस बहिस्राव का बहाव तो उसको रोकेगा। दूसरा नोटिस में क्या बात होगी, किसी व्यावसायिक बहिस्राव के शोधन हेतु ऐसे साधनों, उपकरणों, फिटिंग्स और संयंत्रों की स्थापना करे जो नोटिस में भी निर्दिष्ट की जाए। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्यावसायिक बहिस्राव के करने वाले स्वामी को ऐसे निर्देश भी दे सकेगा कि विशिष्ट साधनों और संयंत्रों से उस व्यावसायिक बहिस्राव का क्या किया जाए, शोधन किया जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए, शोधन करे वो। ठीक है। फिर देखिए ऐसी सामग्री, आकार व विवरण वाली नाली का निर्माण करें। तो देखो उस व्यावसायिक बहिस्राव के लिए जो नाली बनाई जाएगी उस संबंध में भी गाइडलाइन मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा कि उस नाली में कैसा मटेरियल काम में लिया जाए, उस नाली की साइज क्या रखी जाए और उस नाली का टाइप क्या होना चाहिए, तथा ऐसे स्तर और संरक्षण के अनुसार उस नाली का स्लोप है वो भी नोटिस में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसे बता सकेगा। फिर देखिए किसी शोध संयंत्र, विद्यमान नाली, उपकरण, संयंत्र फिटिंग और किसी भी नगरपालिका या गृह नाली के संबंध में प्रयुक्त वस्तुओं में परिवर्तन, संशोधन, मरम्मत या नवीनीकरण। तो व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में जो नालियां वगैरह पहले से हैं उनमें किस प्रकार मरम्मत या परिवर्तन या परिशोधन किया जाएगा, इस संबंध में भी क्या किया जा सकता है, नोटिस में निर्देश दिया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट आप इसमें जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर, देखो कोई जल प्रदाय विभाग के जल प्रणाल या जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो, और नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जाना। तो देखो जल प्रदाय विभाग के जल प्रणाल और नगरपालिका की नालियों पर, जल प्रणालों और नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुमति के क्या क्या नहीं हो सकता, भवन का निर्माण नहीं हो सकता, रेलवे ट्रैक नहीं बन सकता, प्राइवेट मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन सब का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इस संबंध में देखिए सवाल क्या पूछा जा सकता है। इस संबंध में जो सवाल पूछा जा सकता है, पहला सवाल ये है कि नगरपालिका द्वारा निर्मित या उसके रख रखाव में रखी गई किसी नाली पर, देखो नगरपालिका द्वारा निर्मित या नगरपालिका के लिए मतलब नगरपालिका को जिन नालियों का रख रखाव करना है उन नालियों पर यदि कोई भवन, कोई दीवार, कोई बाड़ या अन्य कोई ढांचा निर्मित करने या उसके ऊपर से कोई रेलवे ट्रैक गुजारने या प्राइवेट मार्ग का निर्माण करने के लिए किसकी अनुमति ली जाएगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो ध्यान रखिए या तो नगरपालिका द्वारा निर्मित कोई नाली है या कोई ऐसी नाली है जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, उसके ऊपर यदि कोई भी भवन, दीवार, बाड़ या कोई ढांचा बनाना है तो इसके लिए अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अनुमति लेके ही ऐसा कार्य किया जा सकता है। दूसरा देखिए आप इसमें, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुमति के बिना किसी नाली, जल शरण, ये रह है जल शरण क्रम के ऊपर किसी प्रकार की कोई भवन, दीवार या ये बाड़ है, देखो कोई भवन कोमा दीवार कोमा बाड़ या अन्य ढांचा निर्मित किया जाता है, मतलब ये ऊपर वाले कार्य है, ये ऊपर वाले कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुमति के बिना कर दिया जाता है, चाहे उसके ऊपर से रेलवे या प्राइवेट मार्ग बने, तो नगरपालिका अधिकारी को ऐसे मामलों में क्या अधिकार होंगे। पहली बात तो ये कहा गया कि नहीं बनेंगे, और बनाए जाएंगे तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की परमिशन से बनाए जाएंगे। और यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसा कर लिया जाता ऊपर वाले सारे कार्यों में से, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या क्या कर सकेगा। पहला काम, वह उस पर निर्माण या निर्माण को उचित रीति से हटा सकेगा, जो इस प्रकार निर्माण किया जाएगा उसको मुख्य नगरपालिका हटा सकेगा, या उस पर कोई अन्यथा कार्यवाही भी कर सकेगा जो उसे ठीक लगे। तो या तो हटाएगा या जो उसे उचित कार्रवाई लगे वो करेगा। ठीक है। इस प्रकार किसी नाली या जल संक्रमण के ऊपर निर्मित किसी भवन, दीवार, बाड़ या किसी अन्य ढांचे,
रेलवे या प्राइवेट मार्ग को हटाने के लिए, देखो हटाने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के जो खर्चे होंगे या मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बाढ़ दीवार को हटाता है और इसके लिए उसके जितने खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों की वसूली उस स्वामी से की जाएगी यदि कोई निजी आदमी है तो, और रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो रेलवे प्रशासन से की जाएगी। और ये वसूली ठीक ऐसे की जाएगी जैसे कि इस अधिनियम के तहत बकाया कर की वसूली की जाती है। फिर देखिए एक सेक्शन और आप, सेक्शन है 220। सेक्शन 220 क्या कहता है? कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म्ड इन सर्टेन केसेज। तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें रेल प्रशासन को सूचित किया जाएगा, किसके द्वारा? नगरपालिका के द्वारा। और नगरपालिका की ओर से ये सूचना कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो देखो यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी रेल लाइन के आर पार कोई पाइपलाइन या नाली रखता है, देखो रेलवे की लाइन जा रही है और उसके नीचे से किसी नगरपालिका अधिकारी को कोई पाइपलाइन ले जानी है या ले जाना चाहता है, किसके लिए? या तो जलापूर्ति के लिए या जल निकास के लिए, या तो गंदा पानी निकालना है या कोई जल सप्लाई करनी है, तो उसके लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसा नगरपालिका के खर्चे पर ही कर सकेगा। तो पहली बात तो ऐसी जो जलापूर्ति की लाइन या निकासी की लाइन जो है वो नगरपालिका के खर्चे पर नगरपालिका अधिकारी ले जाएगा। तथा ऐसा करने से पहले रेलवे प्रशासन को उसे सूचित करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन को सूचित करके ही पटरी आदि के नीचे से या रेलवे लाइन के नीचे से ऐसी जल निकासी या जलापूर्ति के लिए लाइन ले जाई जा सकती है। इस प्रकार कुछ चीज़ें अपन इस वीडियो में और पढ़ी हैं, बाकी चीज़ें अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।